एक्चुअली बीइंग एन आर्टिस्ट इज नॉट एन इजी प्रोफेशन टू टेक अप। एक आर्ट को आप दूसरी आर्ट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। ये आर्ट को मैंने इन्वेंट किया है। परेशानी लेकिन आर्टिजन को झेलनी पड़ती है। अगर एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग को कलर से काउंट करने लगता कोई कि कितने रुपए का कलर लगा है, तो फिर वो इतनी कॉस्ट में नहीं जाती। ये भी एक आर्ट है। तो वो जैसे कोई भी एक नया कारीगर होगा, अगर उसने कुछ नया आपके साथ सीखा, बनाया, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ सेल करना है? मार्केट में मिलना इतना आसान तो नहीं है। आपने अपने वहाँ पे एरिया में फोटोग्राफर्स ट्राई करे? बहुत। मैंने अपना अभी तक 1,00,000-1.5 लाख रुपए फोटोग्राफ्स में लाख, डाल चुकी 1.5 लाख? तो वो आपके लिए क्या करके देते हैं? हूँ। खराब फोटो। हेलो एवरीवन, आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को, जो हमारे साथ बहुत ही रिसेंटली जुड़े हैं। वो पेस्टल पेंटिंग का काम करती हैं और हर तरीके की चीज़ पे उस पेंटिंग को निखारती हैं, एंड इट्स अ वेरी क्रिएटिव आर्ट। प्लीज मीट मिसेस रचना। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपनी आर्ट के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम रचना भावसार है और मैं पेस्टल पेंटिंग वर्क कर रही हूँ, जो मैं पिछले 25 सालों से कर रही हूँ। कुछ थॉट्स मेरे पास बचपन से आते थे और मैं हमेशा कुछ क्रिएटिव करती रहती थी। तो धीरे धीरे मेरा जो पेंटिंग था उसमें मेरे एक्सपेरिमेंट करती रही और मैंने कुछ गाढ़े कलर बनाए थे। एक समय पे ट्रेंड था सिरेमिक पेंटिंग का, तो जो हम काम कर रहे हैं वो सिरेमिक पेंटिंग तो नहीं है, ये हमने डिफरेंट उसको इनोवेट किया है। ये पेस्टल पेंटिंग है। तो ये कलर्स धोने से भी ख़राब नहीं होते हैं, इनकी ब्राइटनेस एज इट इज़ रहती है। कलर हमारी स्पेशलिटी है। और तो ये आपने जब शुरू किया था, आपकी एजुकेशन इसी फील्ड में? नहीं, मेरा एजुकेशन मैथमेटिक्स में मैंने बीएससी करा है। ओके। तो मेरा ग्रेजुएशन तो अलग उसमें हुआ है। तो आप आर्ट में कैसे चले गए? आर्ट में मैं शुरू से थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में भी था, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया। लेकिन मैं शुरू से जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती थी तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कलरफुल सा प्रोडक्ट दिखता था। और उस समय गूगल भी नहीं था या कुछ ऐसे सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं था। मैंने इन्वेशन तब किया है, तब मैंने कुछ अपने ही हाथ से ट्रेस करके पीसेस बनाए थे। मैंने जो सिमी फिश जो बचपन में मेरी कहानियों में सुनी हुई थी, वो आज भी मेरा सबसे हाईएस्ट सेलेबल प्रोडक्ट है, सिमी फिश। तो मैं जानती थी जैसे गणेश जी हैं या एलिफेंट है, तो ये मैंने कहीं से उठा के नहीं बनाया था, कोई गूगल से लिया हुआ इमेज नहीं है। ये मैंने खुद ड्रॉ किए थे, कट किए थे, कलर किए, डिज़ाइन करे। डेफिनेटली उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो ईयर टू ईयर हम लोगों ने डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट हमने किया है। और पेस्टल पेंटिंग ही की? क्योंकि पहले पेंटिंग होता था और पेंटिंग में तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन बचपन में मैंने देखा था हमारे घर में मेरी मम्मी अल्पनाएं बनाती थी जो गेरू और खड़ी से बनती है। वो जो जब पूजा होती है तब दीवारों पे जो बनाया जाता जो है और जो दीवारों पे नीचे बनाते बनता है। हैं। और मेरे पापा बैंक में थे, तो हम बहुत जगह हम ट्रांसफ़र हुआ है और मैं अलग अलग राज्य में रही हूँ। तो अच्छा। कहीं ना कहीं से मैंने कुछ न कुछ सीखा है, वो ओके। मेरे स्मृति में रहा है बचपन से। तो मैं एक कुछ अलग करना चाहती थी, तो धीरे धीरे पेस्टल पेंटिंग का इसी तरह से इन्वेंशन हुआ है। तो ये कमर्शियल है, आपने कब लिया इसको? कमर्शियल ऐसे हुआ है कि मैं पहले पेंटिंग करती थी, तो मैंने थर्मोकोल पे भी पेंटिंग करा है, कैनवास पे पेंटिंग करा है। और जब मैं करती रही हूँ तो बहुत इनिशियल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के बाज़ार। तो कहाँ पर? इंदौर में मैं रहती थी। अच्छा। मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ है, मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ। तो मैं जब एक बार घूमने गई थी इस तरह के मार्केट में, तो मैंने देखा कि अरे मैं भी तो इसी तरह से काम करती हूँ, मेरा काम भी कुछ ऐसा है। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे, मैंने उनको जाके मैं उनको मिली और फिर मैंने उनसे बताया कि सर मैं भी ऐसा काम करती हूँ। तो ही सेज कि ये हॉबी है या क्या है? तो मैंने कहा सर हॉबी भी है, लेकिन मैं इसको अभी जस्ट कमर्शियली भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि हम 1 हफ्ते बाद आएँगे और आप मुझे एक बल्क में पॉटरीज़ बना के दिखाइए। मैंने उनको कुछ पॉट के सैंपल दिखाए थे। तो मैंने कम से कम उस समय 60 से 70 पॉटरीज़ ओनली इन 7 डेज़ मैंने बनाई थी। तो वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ से ऑफिसर्स थे, वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने फिर उनका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है गवर्नमेंट का, वो मुझे दिया था और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने सबसे पहले मुझे दिल्ली हाट एग्जीबिशन के लिए भेजा था। दिल्ली हाट मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था। इंदौर से दिल्ली हाट? हाँ, इंदौर से दिल्ली हाट। तो ये आपकी शादी से पहले था या शादी के बाद था? नहीं नहीं, ये मेरी शादी से बहुत पहले है। अच्छा, तो आपने शादी से पहले से शुरू किया हुआ है ये? जी जी।
ओके, ये उसके बाद फिर दिल्ली हाट से आपने, दिल्ली हाट में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? दिल्ली हाट में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। जो मैं पॉटरीज लेकर आई थी वो हमारा 4 डेज में ही सारा सेल हो गया था। ओके। तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस मुझे दिल्ली हाट मिला था, तो मैं काफ़ी प्रिपरेशन करके आई थी, लेकिन फिर भी मैं 7 डेज में मेरा सारा मटेरियल सेल हो गया था। उसके बाद आपने और किसी स्टेट में आपने लगाया हो? हाँ, मैंने काफ़ी सारी जो एग्जीबिशन हमारे यहाँ की रेपुटेड एग्जीबिशन होती है, जैसे सूरजकुंड फेयर हो गया। मैं दुबई में ग्लोबल विलेज में गवर्नमेंट की तरफ से गई थी। श्रीलंका में मैंने एग्जीबिशन करी है। दस्तकारी हाट समिति और काफ़ी इस तरह के जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी इंकरेज करते हैं, उनके साथ मैंने इवेंट्स करी है। जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई में काफ़ी, मुंबई, इन सब शहरों में एग्जीबिशन किया है। बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सेल अच्छा होता है? जैसे मैंने जी। देखा आपकी, जो मैंने कलेक्शन देखी थी उसमें दिए बहुत ज़्यादा थे। हाँ, दिए तो हैं, हम लोग बना रहे हैं दिए। तो दिए तो सेल होते हैं दिवाली पर हमारा, लेकिन गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स है तो 12 महीने वैसे तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म। लेकिन ऑफ कोर्स दिवाली के समय हमारा जो सेल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दिवाली पे वैसे भी लोग काफ़ी लेते हैं, गिफ्टिंग वगैरह के लिए भी लेते हैं, और दिए तो फिर अलग ही एक हर घर में भी लगता है। वैसे आपके दिए शुरू से आप बना रहे हो, या ये आपने बाद में इंक्लूड किया था आपने उसमें? नहीं, ये बाद में ऐड हुआ है। बहुत इनिशियल मैंने बताया, मुझे पॉटर्स पे आज भी बहुत इंटरेस्ट है। हम लोग काफ़ी छोटे से लेके बड़े पॉट, 2 फुट 3 फुट तक के पॉट हम लोग बनाते थे, मतलब मैं बनाती थी पर्टिकुलर। तो क्या आप मतलब वो व्हील के ऊपर खुद पूरा पॉट बनाते हो, या नहीं आप? नहीं, पॉट तो पॉटर ही बनाता है। मैं पूरा हाँ, उसके जो मेरा डिजाइनिंग है वो मैं अपने डिजाइनिंग आप डिजाइनिंग करते का हैं। काम मैंने किया है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ टेबल का ही सामान बनाती हूँ हम्म। और मुझे अपने आर्ट को कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने तब सोचा कि लकड़ी उस समय जो थी, हम्म। तो मैंने वो लकड़ी के ऊपर कटआउट्स निकाले, डिजाइन्स करी और उनके हैंगिंग्स बनाए। इसी तरह से मेटल के हुक्स जो थे, तो हमने उनको शेप करा। पहले एक समय आपने देखा होगा, ट्रेंड आया था कि रॉट आयरन के काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आए थे। हाँ। तो रॉट आयरन का जब ट्रेंड आया तब हमने उस पर सॉलिड ऐड करा था, काइट, अम्ब्रेला, फिशेस, राइजिंग सन। तो ये मैंने ऐड करके उस पर अपना जो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, हमारा काफ़ी फेमस डिज़ाइन है, तो एब्स्ट्रैक्ट को मैंने इन्वेंट किया है। मुझे अपना स्टेट अवार्ड जो मुझे मिला है एमपी गवर्नमेंट का, वो मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पे ही मिला है। आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए? अभी तक तो मुझे स्टेट अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। हम्म। इसके अलावा मुझे प्राइवेट संस्थाओं से तो काफ़ी अवार्ड मिले हैं, और नेशनल भी मैं लास्ट राउंड तक 3 to 4 टाइम गई हूँ। तो जब ये अवार्ड्स होते हैं, इसमें बेसिकली क्या, किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं? मतलब जैसे कोई भी अगर कंपटीशन हो रहा है, तो जैसे एक आर्ट को आप दूसरी आर्ट से तो कंपेयर नहीं कर सकते हो। नहीं, आर्ट कंपैरिजन नहीं होता है हमेशा, लेकिन जो भी हमारे इंडिया के अभी, ये आपने सही सवाल करा। एक्चुअली मेरा स्ट्रगल वहाँ रहा है क्योंकि मैं पारंपरिक काम नहीं करती हूँ। हम्म। जैसे अगर लखनवी चिकन है तो पारंपरिक है, राइट। तो या हमारे जो कश्मीरी कढ़ाई है वो पारंपरिक है। आपका थोड़ा अलग तो हो जाता मैंने है। ये आर्ट को मैंने इन्वेंट किया है। तो हम्म। इतने सारे जो हमारे दिग्गज आर्टिस्ट है, उनके पास आके उनके साथ उसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बनाना, ये 25 सालों में मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को स्टेब्लिश किया है। हम्म। मीन्स स्ट्रगल ये है कि आपको नया आर्ट बनाते हो, लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इसमें क्या है, ये हॉबी होगी या ये आज करेंगे कल नहीं करेंगे। तो हम्म। धीरे 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 मैंने कहा ये मेरी हॉबी नहीं है, ये जुनून के लेवल पे मैंने किया है। तो जब इसको हमने बहुत कंटिन्यूस करते रहे, हमें मार्केट मिलते रहे। आज पूरे इंडिया में या कहीं पे भी आप देखते हैं, अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास से ही आपको मिलेगा बना हुआ। कितने आर्टिजन्स हैं अभी आपके पास? हमारे पास अभी 40 महिलाओं की टीम है और वो धीरे 40। धीरे बढ़ रही है। आप सिखाते भी हैं लोगों को? सिखाने के लिए अभी हमने इस तरह से पर्टिकुलर क्लासेस तो स्टार्ट नहीं करे, लेकिन अपने प्रोडक्शन के लिए जरूर हम ट्रेनिंग देते हैं। नहीं, आप एक गुरु शिष्य के उसमें हाँ, आपने करीबन 300 लेडीज 30। को सिखाया था। जी जी, अभी रिसेंटली हमने 30 महिला कारीगर को अच्छा। ट्रेनिंग दी है, और उनके गवर्नमेंट के हमने कार्ड भी बनाए हैं ताकि वो भी और मार्केट में जा सकें और अपने आप को स्टेब्लिश कर सकें। इसके पहले भी मैंने गुरु शिष्य परंपरा करा है, जिसमें उस समय मैंने 10 आर्टिजन को ट्रेन किया था। अच्छा। तो जब आप किसी आर्टिजन्स को अगर आप ट्रेन करते हो, तो वो सेपरेट अलग से अपने अपने चले जाते हैं, या वो आपके लिए आपके साथ भी काम करते हैं वो? इससे कैसा होता है ना कि इसमें फाइनेंशियल स्ट्रांग होना तो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना हम्म। कहीं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको लागत लगती है। लागत लगती है, तो राइट। अभी तो हम जो महिला कारीगर जिनको हमने ट्रेन करा है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि वो लोग ये सामान लेकर के बाहर बेचने के लिए जाएं, एक अनुभव लें, और अगर वो अपना काम भी शुरू करते हैं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो जैसे कोई भी एक नया कारीगर होगा, अगर उसने कुछ नया आपके साथ सीखा, बनाया,
उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ सेल करना है? आपको तो एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स का, उसको कैसे पता चलेगा? नहीं, मार्केट तो हम बताएंगे उन्हें, मार्केट की आप कहाँ जा सकते हैं, किस तरह की एग्जीबिशन होती है। अभी गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ कर रही है आर्टिजन के लिए। पर मार्केट में एंट्री लेना आसान होता है? मार्केट में एंट्री लेना इतना आसान तो नहीं है, हम्म। लेकिन अगर हम कुछ जो अभी गवर्नमेंट कैसे कर रही है, वो आपने गांधी शिल्प बाजार का नाम सुना होगा। हाँ जी। तो गवर्नमेंट गांधी शिल्प बाजार में कारीगर को फ्री में ही स्टॉल देती है, प्लस टीए डीए भी उनको मिलता है। तो पर एक अलॉटेड स्पॉट्स होते होंगे या फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कारीगरों को ही वो जगह मिल सकती है, सबको तो नहीं डेफिनेटली, मिल सकती। डेफिनेटली सबको तो नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हमने प्रयत्न किया तो कुछ लोग तो आगे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि उनको अभी मिल गया, जिनको अभी नहीं मिला उनको बाद में मिल जाएगा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो होता है। इट्स नॉट फिक्स कि आपको, क्योंकि कुछ रूल्स हैं उनके। अगर हम्म। मुझे ही बार बार चांस मिलेगा तो दूसरों को चांस कब मिलेगा? तो इट्स टर्म एंड कंडीशन कि आप अगर अभी जाते हैं तो 2 से 3 महीने में आप नहीं जा सकते। हम्म। सपोज एग्जांपल देती हूँ, लास्ट टाइम मैं ट्रेड फेयर में गवर्नमेंट ने हमें सिलेक्ट करके मुझे भेजा था। हम्म। तो अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नहीं कर सकते नहीं कर हो। सकती। और जो आप दिल्ली हाट में करते थे वहां पर? दिल्ली हाट का भी इसी तरह से नियम था कि अगर आपने एग्जीबिशन अभी जो अटेंड किया है तो 6 महीने आप वहाँ पे वापस एग्जीबिशन नहीं कर सकते। उसके दौरान आपको कहीं और अपना सेल कहीं करना और सेल पड़ेगा करना या फिर पड़ेगा। क्या ये कन्वीनियंट होता है वैसे जाना कहीं पर? और मतलब कितनी लागत लग जाती है आपको कहीं पर भी जाना, स्पेशली आउट ऑफ सिटी? आउट ऑफ जैसे आप सिटी। पुणे से दिल्ली आए हैं अभी, तो दिल्ली में आपको लागत लगेगी आना जाना, सामान लाना, टूट बिल्कुल। फूट। इज इट वर्थ इट कि आप मतलब निकल जाता है उसका पूरा का पूरा अपना हिसाब किताब? कई बार निकलता है, कई बार नुकसान भी होता है। हम्म। तो जैसे अभी बारिश आ गई थी तो नुकसान हो गया। हम्म। कभी कभी फायदा होता है, लेकिन आपको मार्केट एक्सप्लोर के लिए आपको जाना जाना पड़ता पड़ता है, है। और आपको प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए भी मार्केट में जाना होता है। आपको नए नए क्लाइंट्स भी मिलते होंगे। बिल्कुल नए क्लाइंट्स मिलते हैं, और आपका 1 to 1 जो मार्केट मिलता है। सपोज कई बार आपको होलसेल में लेने वाले मिल जाते हैं हम्म। जिनको पता नहीं है, क्योंकि ये आर्ट कहीं बन रहा है तो ये इतना फेमस ऐसे नहीं है। सोशल मीडिया पे हम अभी हैं। हम्म। अगर सोशल मीडिया नहीं था तो इससे पहले इस तरह के बाजार ही थे कि जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ पे लोग भी आपको ढूंढते हुए आएंगे, और वो कुछ ना कुछ नया क्राफ्ट ढूंढते रहते हैं। तो इसी तरह से मुझे कई ऑर्डर्स भी मिले हैं। आपने एक्सपोर्ट किया है? मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्ट तो नहीं करा, पर इनडायरेक्ट मैं ऑर्डर्स करती रहती हूँ। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिला हो? हाँ, मैंने नीदरलैंड के लिए 50,000 जैसे हमारे कुछ डीओ का ऑर्डर किया था। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने जर्मनी में पेन स्टैंड दिए थे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए। पेन स्टैंड्स? पेन स्टैंड्स दिए थे और हम काफ़ी कुछ मतलब आते रहते हैं ऑर्डर्स इस तरह के। जैसे मैंने आपका ना अभी देखे थे जो आपके प्रोडक्ट्स थे, पेस्टल जो पेंट होता है ऊपर, क्या वो उतर जाता है अगर ज़्यादा टाइम तक उसको रखे रखें? तो क्या वो छूट जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, यही तो हमारे आर्ट की स्पेशलिटी है कि ये कलर्स इतने ही वाइब्रेंट रहते हैं और ये धोने के साथ भी ख़राब नहीं होते। ये कलर्स हमने मैंने खासकर ऐसे डेवलप करे हैं कि वो वॉश करने पे ख़राब नहीं ये होते। कौन से कलर्स हैं? ये कलर्स को एक पर्टिकुलर मैंने मिक्स करके बनाया है। एक्रेलिक कलर्स नहीं है ये नहीं, ये रेडी जनरली? कलर नहीं, मार्केट में मिलने वाला कोई अच्छा। भी रेडी कलर नहीं है। अच्छा, ये रेडी नहीं है, इसको आप नहीं, मिक्स करके बनाते हैं? मिक्स करके बनाते हैं ये क्योंकि टॉक्सिक तो नहीं है? नहीं, ये टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन जैसे इसमें हमने इसमें वार्निश को जब आप किसी चीज़ पे लगाते हैं तो वो शाइन करता है। राइट। लेकिन हमने वार्निश के साथ में जिंक हो गया, पाउडर हो गए, कुछ हम्म। इस तरह की चीज़ें जो मिक्स करी है, उससे ये मैट फिनिशिंग देता है। ओके। तो वार्निश को इस तरह से यूज़ किया है। उसमें भी हम लोग फेविकोल मीन्स फेविकोल ब्रांड, हम्म। नो अदर ब्रांड, चीप ब्रांड। ओके। एशियन पेंट का हम लोग वार्निश यूज़ करते हैं हमारे कलर के लिए। तो हम मतलब पूरे कलर के साथ हम कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी के साथ खास करके। क्योंकि अगर कलर्स ही उतर जाएंगे तो वही तो आपका यूएसपी है। राइट, ये हमारे यूज़। आपने आपने ऑनलाइन मार्केट ट्राई किया? हाँ, मैंने ऑनलाइन मार्केट अभी पिछले 2 सालों से हमने ऑनलाइन मार्केट ट्राई किया है। कहाँ कहाँ पर? हम अमेज़न पे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हैं, और रिसेंटली हमने इंडियन शेफ के साथ में भी अपने प्रोडक्ट्स बोर्डिंग की है। आपका कैसा रहा ऑन बोर्डिंग सिस्टम इंडियन बहुत शेफ के ही साथ? बहुत अच्छा अनुभव है मेरा इंडियन शेफ के साथ में, क्योंकि हमने प्रोडक्ट डाले थे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमें अच्छे ऑर्डर्स वहाँ से आने स्टार्ट हो गए। आपकी आई थिंक इन लोगों ने हम लोगों ने आपकी रील्स वगैरह भी बनाई थी, क्या जी वो हाँ। रील्स वगैरह आपकी ठीक थी? जी हाँ, जो हमें इंडियन शेफ की तरफ से रील मिली है उससे मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव उन्होंने रील हमारे बना के दी। ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट के साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी। वो सामने से जितना सुंदर दिख रहा था, वो कोई भी फोटोशूट उतना अच्छा उसका कर नहीं पा रहा था। हम्म। तो इंडियन शेफ ने जब रील बनाई है, सपोज मेरा स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग को भी इतनी खूबसूरती से दिखाया है, या चौरंग को है,
तो ये बहुत ही क्रिएटिव उनकी टीम ने काम किया है। उसका श्रेय जाता है इसको। आपने किया है? उसका श्रेय इसको जाता है। आपने अपने वहाँ पे एरिया में फोटोग्राफर्स ट्राई करे? बहुत। और मैंने अपना अभी तक 1,00,000-1.5 लाख रुपए फोटोग्राफ्स में डाल लाख चुकी हूँ। 1.5 लाख? जी। तो वो आपके लिए क्या करके देते हैं? खराब फोटो। नहीं नहीं, मतलब फिर भी आप मतलब बोलते हैं जैसे आप किसी फोटोग्राफर को हायर कर रहे हैं तो रील्स और फोटोग्राफ दोनों करते हैं या फिर आपको सिर्फ एक कैटलॉगिंग करके देते हैं? नहीं नहीं, रील्स के लिए तो मैंने रिसेंटली अभी हायर किए हैं। और जो फोटोग्राफर है ना वो इतना पर्टिकुलर है कि जो हमें बेसिक मुझे चाहिए था अमेजोन पे, तो वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड। हाँ। मैं तो उसी में बहुत खुश हो गई कि उसने उतने फोटो निकाल लिए, एटलीस्ट आई वाज वेरी हैप्पी। और 200 पर क्लिक पर पिक्चर एडिटेड। हाँ। That's expensive. एक प्रोडक्ट के लिए That's expensive. तो 4 to 5 एंगल उसके होते हैं और मेरे प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी है, तो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव चला जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब भी हम आर्टिजन्स को अप्रोच करते हैं, सबसे बड़ा जो एक बैकलॉग होता है, सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि भाई वो लोग, उन लोगों के पास ना उसको शूट करने का या फिर एक डिजिटली उसको फॉर्म करने का, वो उसमें कमी आ जाती है। बिल्कुल। प्रोडक्ट बहुत सुंदर है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, मतलब उसको कोई लाइव देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन चीज को पिक्चराइज करना, उसको पिक्चर करना, उसको एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉडर्न घरों में उसको दिखाना कि वो किस तरीके से आप पिक्चराइज कर सकते हो, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही है। और वो चीज आप अगर एक नॉर्मल एक वाइट बैकग्राउंड पे कर रहे हो, आई थिंक कभी कभार वो सफर कर जाता है, बिकॉज हर चीज तो वाइट बैकग्राउंड अचीव नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो दियाज है ना इतने खूबसूरत है, वो दिए के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। हाँ राइट। तो रिसेंटली तो इतने मतलब बस इमेज मुझे मिली है कि, और उसके बाद में भी उन्होंने बिल चार्ज किया है। वो तो करेंगे वो तो करेंगे अपना बिल चार्ज। बट हाँ ये है कि मेरा मानना खुद का पर्सनल ये है कि वाइट बैकग्राउंड ना चूज कर कर, यदि उसको एक घर के एटमॉस्फेयर में आप उसको शूट करें, वो भी किया है। तो थोड़ा सा मुझे एक लगता है चेंज फ्रीलांस होता है। फोटोग्राफर आई थी लड़की, तो 25,000 शी चार्ज, तो शी चार्ज 25,000 25,000 फॉर शूट एंड ऑल। और 25,000 चार्ज करने के बाद में भी रिजल्ट जो थे वो सेटिस्फेक्शन वाले लेवल पे नहीं थे। आपके कितना कितना बड़ा कैटलॉग है आपका, कितने प्रोडक्ट्स होंगे लगभग अभी? प्रोडक्ट रेंज तो मेरी 200 के करीब आराम से है। 200 के हैं, लेकिन सारे के सारे अभी ऑनलाइन नहीं है? नहीं, सारे ऑनलाइन नहीं है। रीजन फोटोग्राफीज नहीं है? हाँ, कुछ तो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कभी मैं उसको बल्क की प्रिपरेशन में नहीं हूँ। और अगर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए तो वो अगर ऑर्डर्स आते हैं तो पॉटर के पास से बन के मिल जाना भी मुझे कठिन जाएगा, क्योंकि एक अभी अपने हमारा एलिफेंट कार्ट नहीं देखा, लास्ट टाइम उसका एक बल्क ऑर्डर आया था क्योंकि वो बहुत सुंदर पीस है, जैसे पिकॉक प्लेट है हमारी, इसी तरह से एलिफेंट कार्ट है। अब इतना सा इशू आता कि जो उसका हाथी का सूंड होता है, जब पहली बार उसने लिया था कस्टमर ने तो वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ था, और चूंकि उसने बहुत रश में बनाया तो वो सूंड नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ की जगह नीचे की तरफ आ गया। इस वजह से उन्होंने मेरा काफ़ी सारा अमाउंट कट कर दिया था, जबकि हमारे काम में कुछ खराबी नहीं थी। लोग थोड़े होते हैं कभी कभार चीज़ों को लेकर परेशानी, लेकिन आर्टिजन को झेलनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। आपको एज अ बनवाने के रिस्पेक्ट में। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग आपका जो जहाँ पे आप करते हो, जहाँ पे आपके कारीगर भी आपको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है वहाँ पर? सबसे मेन एक है कि जो हम पॉटरीज कर रहे हैं या दियास कर रहे हैं, ये हैंडमेड है। और इसके लिए बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट लगता है जो पॉटरी बनाने वाले। जिनको आप ही ट्रेन करते हो? नहीं, वो सेल्फ शेप मेरा होता है। ओके। शेप के लिए मैं, पॉटर्स जो होते हैं ना, शेप के लिए मैं उनके साथ बैठती हूँ और काम करती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, जो हम बाहर मिलने वाले दिए से थोड़ा अलग हटके लगे। अगर कुछ ऑयल में बना रहे दिया तो हम क्या नया कर सकते हैं, या हम अगर टी लाइट्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आजकल टी लाइट्स भी बहुत इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है डे बाय डे, ऑयल के दिए तो कम लगाते हैं लोग, तो उसमें भी हमने बहुत वैरायटी बनाई। अभी ऐसा है कि इसके लिए स्किल जो होता है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो उसके माइंड तक पहुँचना चाहिए, उस एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जो मैं चाहती हूँ एग्जीक्यूशन करे, इस तरह के आर्टिस्ट बहुत कम है। जो पॉटर है ना, इसके लिए मैं कलकत्ता भी लास्ट ईयर ही मैं कलकत्ता पूरा एक्सप्लोर करके आई थी। वैसे आप अपना पॉटरी कहाँ बनवाते हैं? पुणे में है मेरा पॉटर, पुणे में है।
और आपके जो पेंटिंग वाले होते हैं आर्टिजन, उनकी तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? नहीं, उनकी तरफ से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, हमारी टीम बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है, तो पेंटिंग तो हमारी बहुत अच्छी होती है। और मेकिंग के लिए हमारे पास बहुत ही स्किल्ड आर्टिजन है। मेरे साथ जो टीम में महिलाएं हैं वो 15-15 साल उनको हो गए काम करके मेरे साथ, 15 साल अच्छा। 16 साल से एसोसिएट है मेरे साथ। और अगर बीच में कुछ जैसे अगर उनकी लड़कियां थी, शादी हो गई, फिर आ गई, बच्चे हो गए, फिर ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे उनकी जर्नी पूरी कंटिन्यूस है मेरे साथ। तो जैसे अगर कोई अभी कोई आर्टिजन आपके साथ जुड़ा हुआ है और उनकी फैमिली में कुछ अभी जैसे आप बता रहे हो चले गए आ गए, तो उस दौरान आपको रिप्लेसमेंट के लिए कोई नहीं चाहिए होता? नहीं, रिप्लेसमेंट तो हम करते हैं, मतलब साथ में हम और नए लोगों को कंटिन्यूस में ट्रेन करती रहती हूँ। टीम तो हम्म। मेरी दिन रात बढ़ रही है। अभी हमने कम से कम 10 लोग और ऐड करे हैं अपनी टीम में। 10 लोग और ऐड करें, उसका रीजन? क्योंकि नए लोग तो चाहिए, अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपकी टीम भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर टीम स्ट्रांग नहीं तो हम ऑर्डर्स नहीं ले सकते। आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं? ऑनलाइन ऑर्डर्स अभी तो हम अमेजोन से हमको मिल रहे हैं ऑर्डर्स, और इंस्टाग्राम के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा ऑर्डर स्टार्ट हुआ है। हम्म। इंडियन शिप से तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही है। और आपको जैसे ऑनलाइन कोई ऑर्डर्स आता है, आपको उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात क्या लगती है? चैलेंजिंग कुछ बिग प्रोडक्ट्स को लेकर के, पैकेजिंग को जो है इश्यूज, उसको तो हम अभी रिसॉल्व कर रहे हैं। हम्म। तो जैसे अभी उर्ली है सपोज, तो उसको हम फोम पैकिंग में जा रहे हैं। या जो अच्छा। पीकॉक प्लेट है उसके लिए भी हम फोम का पूरा बॉक्स डिजाइन कर रहे हैं। पर पैकेजिंग में अच्छी खासी कॉस्ट होती है। बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी बिग अमाउंट आपका वहाँ एंगेज होता है। हम्म। क्योंकि अगर आपको 1,000 पैकेट बनाने हैं तो आपको 1,000 बॉक्सेस पहले बनाने होंगे, हम्म। और बॉक्सेस का इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना आपके पड़ेगा। ऊपर टैक्सेशन क्या है अभी गवर्नमेंट की? रिसेंटली जीएसटी में तो 5% 12% के उसमें हमारा प्रोडक्ट आता है, जो कम 5%? हुआ है। हाँ। आपका 0% में नहीं आता? नहीं, 0% में नहीं डीओ आता। का नहीं, ये फाइव क्योंकि परसेंट पे ये आता है। डिज़ाइनर प्रोडक्ट हो गया तो इसको 5% में काउंट करना होगा। अच्छा, हाँ, वैसे भी गवर्नमेंट ने जितने भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको मोस्टली 5% में किया है इस बार। हाँ, अभी किया है, पहले 8% था, ट्वेल्व अच्छा। परसेंट था, अभी ये 5% में आया है। ओके। आपको क्या लगता है मार्केट में क्या चेंज आया है इन इन 25 सालों में? हाँ, मार्केट में जिस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, जैसे आज की डेट में आप एग्जीबिशंस में जा रहे हो, दूसरी तरफ आप एक ऑनलाइन सेल कर रहे हो, आपको क्या ट्रांजिशन फील होता है दोनों में? दोनों मार्केट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हम्म। आज की तारीख में आपको सोशल मीडिया में भी रहना बहुत ज़रूरी है। वो तो तो ऑनलाइन पार्ट हो गया। ऑनलाइन पार्ट हो पर गया। ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद इसमें आप ज़्यादा स्केल अप कर सकते हो, इसमें आप ज़्यादा स्केल अप कर सकते हो, या यहाँ पर आपके क्लाइंट्स बेटर आपको अप्रोच कर पाते हैं, जैसे आपको फोटोग्राफी का इशू आप बताते हो, हम्म। तो क्या आप क्या फेस करते हो उस चीज़ को लेकर? नहीं, दोनों के बायर्स अलग हैं। सी, जो हम्म। एग्जीबिशन का फुट फॉलोइंग है वो अलग है, हम्म। और जो ऑनलाइन का है वो पूरा बायस उसके अलग हैं। और आपको दोनों ही बायस को चेक करना है, क्योंकि हमें जब लोग आते हैं तो हमें चॉइस पता चलती है कि किस तरह के, और सामने जब 1 to 1 हम बात करते हैं, क्या हम्म। पैटर्न लाइक कर रहे हैं, क्या कलर्स लाइक कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन अगर मैंने सेल कर दिया तो मुझे रिव्यू आ जाता है कि नहीं ये बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है। सपोज मैंने कोई चौरंग को सेल किया है तो इमीडिएटली वहाँ से मुझे अपने क्लाइंट का आता है कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल हम्म। समथिंग। अगर मैं मार्केट में हूँ तो वो कलर कौन सा पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, वो सामने डिस्कशन जब होता है कि वो 3-4 कलर में से किस कलर को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, किस कलर में उनको खासियत लग रही है, नहीं लग रही है, तो ये सामने से समझने वाली बात हो जाती है। तो आपको बेसिकली फीडबैक बहुत अच्छा मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में। जी हाँ, फीडबैक मिल जाता है। और ऑनलाइन मार्केट में? ऑनलाइन ऑनलाइन में तो रिव्यू आ जाते हैं, वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और पता चलता है, वहाँ के बायर्स भी अलग होते हैं। और अभी हम लोग 2 साल में हम धीरे धीरे अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे। पर आपको नहीं लगता कि स्केल अप करना ऑनलाइन बेटर है? ऐसा नहीं लगता हाँ, आपको? क्योंकि वहां पर आपको एटलीस्ट ट्रैवल करना थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर आप एक जगह अपने आप प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपने कारीगरों पे ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल। आप मैं अपनी डिजाइनिंग पे, आप अपनी कारीगरी पे ध्यान दे सकते हो। बिल्कुल बट हाँ, अभी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आपने बताया मुझे। हाँ, तो अभी तो हम भी फोकस कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करें। हम्म। तो इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हम अभी नई क्रिएटिव रील्स बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप से हम अपने प्रोडक्शन को किस तरह से यूज़ करना है उसके फोटोशूट्स कर रहे हैं। आपको कौन हेल्प करता है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए? अ, मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो 30 साल से मेरे साथ है। हम्म। वो पूरा भी ऑनलाइन का जो मार्केटिंग का काम वही देख रही है। सारा कुछ सारा सोशल कुछ मीडिया हो सोशल गया, मीडिया। या फिर आपका ऑनलाइन डिस्प्लेज हो गया, जी, मार्केट प्लेसेस हो गया, जी, जी। उसमें आपका क्या योगदान रहता है? जो भी ऑर्डर्स आ जाए उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन कराना है, इसमें वो पार्ट, आपका काम वो रहता है। मेरा पार्ट है। तो आपकी टीम में डेली के आप कितने डिस्पैचेस कर देते हो ऑनलाइन लगभग?
अभी तो हमारा डिस्पैच जो है वो 20-30 पीसेस ऑलमोस्ट पर डे आया है। और ये अपने आप को मैं साल 2 साल में देख रही हूँ कि हम बहुत बड़ी इसको इंडस्ट्री में और कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मेरा फोकस पूरा दियो पे है। दिए को रिसेंटली हम एक ब्रांड बनाया, क्योंकि दिया कभी ब्रांड में नहीं आता है। जनरली जो दिया होता है वो मोल्ड के दिए लोग यूज़ करते हैं, और मोल्ड के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं हर चीज़ हाथ की चाहती हूँ। हम अगर अपने वुडन कटिंग भी करते हैं तो मैं लेज़र कटिंग नहीं करती हूँ। वो हमारा प्रॉपर एक एक जो CNC राउटर टाइप की मशीन होती है उस पर ही हम काट के लेते हैं, ताकि वो भी एक हाथ के बने का फीलिंग हमें रहे। इसी तरह से दिए जो होते हैं या पॉटरीज हैं, जो भी चीज़ है वो हाथ की बनी हुई लेती हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाथ के बने का एक फील है वो अलग ही होता है। आप आपका बेस्ट टाइम क्या रहता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब विच इज आपका जो कौन सा मंथ ऐसा रहता है जो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें आपको सबसे मैक्सिमम सेल्स आती हैं? दिवाली के पहले ऑफ कोर्स कि सितंबर के बाद से हम बहुत पैक हो जाते हैं। आज काफ़ी B2B मार्केट मैंने कैप्चर किया है। हमारे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट शोरूम है, क्योंकि मैं एग्जीबिशन में जिस जिस शहर में गई हूँ तो काफ़ी लोग जो वहाँ से परचेस उनको पता चला है कि प्रोडक्ट है, तो हमारा कंटिन्यू सप्लाई है उन सब जगह। जैसे चेन्नई में BTI में हम सप्लाई करते हैं। इसी तरह बेंगलोर में हम एक वर्ना करके ब्रांड है उनको सप्लाई करते हैं। पुणे में हम कर रहे हैं सप्लाई। मुंबई में म्यूजियम में देते हैं। तो दिल्ली में भी हम लोग देते हैं ऐसे जो शोरूम होते हैं। पुणे में भी हम हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में अपना सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट को समझने वाले जो बायर्स हैं वो इसी तरह के स्टोर पे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि हाथ का बना है। हाथ के बना ये समझाने के लिए उस तरह के बायर को हमें बताना नहीं पड़ता कि इस काम में हमने कितनी मेहनत करी है। जब लोग आपके पास आते हैं, आप बार्गेनिंग भी करते हैं आपसे? हाँ, करते हैं। कितना मुश्किल होता है सामने वाले को ये समझाना कि इसमें कितना काम लगा है और उसकी कीमत इतनी क्यों है? यही चैलेंज आता है, क्योंकि अभी लोगों को यही फर्क नहीं पता ये स्टिकर लगा के बनाया हुआ मैग्नेट है या हाथ के काम करके बनाया हुआ मैग्नेट है, या ये दिया सिर्फ कलर करके ऑयल पेन के ब्रश से टिक करके बनाया है, या एक एक दिए को हमने इतने प्यार से अपने आर्ट को उस पर हमने दिया है। तो बेसिकली क्या है, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो दिया है वो मेरे आर्ट का, पेस्टल पेंटिंग का सबसे छोटा प्रोडक्ट है। राइट। तो उसके ऊपर भी हम बहुत डिटेलिंग में वर्क कर रहे हैं। उसके ऊपर भी आप बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं, जी, जबकि वो बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है। बहुत छोटा है। तो जैसे बार्गेनिंग जब लोग करते हैं, आपको कैसा विचार आता है? समझाना चाहते हो उसको या फिर कहते हो भाई तू मत ले, तू निकल यहाँ से? एक्चुअली तो मैं कह देती हूँ प्लीज डोंट बाय। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो डोंट बाय। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने बोल दिया है कि, कि ये हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट है। अगर आपको अंडरस्टैंड होता है, और मुझे वही बायर्स पसंद है जो अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट लेते हैं। जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सपोज अगर MF हुसैन की पेंटिंग को कलर से काउंट करने लगता कोई कि कितने रुपए का कलर लगा है, तो फिर वो इतनी कॉस्ट में नहीं जाती। ये भी एक आर्ट है, तो इसको एक आर्ट की तरह लिया जाए। ये सिर्फ दिया नहीं है जिसको बना के दे दिया, या एक छोटा सा किचन नहीं है। ये एक आर्ट को हमने अपने छोटे से प्रोडक्ट पे बनाया है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं ऐसी जगह लगती है जहाँ पे आपको लगता है कि बेटर लोगों की अप्रोच है टूवर्ड्स आर्ट? दिल्ली, मुंबई, आपने हर जगह आई थिंक सेल करी हुई है, साउथ में भी किया है आपने, नॉर्थ में भी किया है। कौन सी जगह, मतलब कौन सी सिटी आपको लगता है कि बेटर हैज आर्ट अप्रोच? आई थिंक चेन्नई में भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले लोग आते हैं, दे अंडरस्टैंड आर्ट। बैंगलोर में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। दिल्ली के सिलेक्टिव इवेंट्स में मुझे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जहाँ का फुट फॉलोइंग इस तरह का है कि लोग हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम को समझते हैं और खरीदते हैं। ओके। तो वहाँ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि हमने क्या काम किया है। दे जिसको देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें कितना बारीकी से या कितना सारा काम किया है, तब वो बहुत खुश होकर हमारा प्रोडक्ट लेते हैं। और हम चाहते हैं हमारे बायर्स ऐसे ही हों। आगे जाके आप और कितने नए प्रोडक्ट्स पे काम करने की सोच रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ जो आप नया इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो मार्केट में? हाँ, मैं अभी रिसेंटली अर्दन कैंडल के ऊपर काम कर रही हूँ। कैंडल्स? अर्दन कैंडल्स तो वो क्या होता है? इट्स जो कैंडल का हमारे इसमें अभी बहुत बड़ा मार्केट है। तो अधिकतर ग्लास वगैरह में पोर करके आप देखते हैं कि गिफ्टिंग में, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ हैंडमेड जो कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी कैंडल्स जो हम बनाएं, जिसमें एक आर्ट प्लस वैक्स जो होते हैं फुलफिल कैंडल्स, उसका कॉम्बिनेशन। मतलब उसके ऊपर आप अपनी कैसे आर्ट करो? आपका जैसे जो मेन फोकस है वो पेस्टल पेंटिंग है, तो पेस्टल पेंटिंग को आप उसमें कैसे ढालोगे आप?
Candles inside. Suppose this is the mug, na? We are Hmm. doing work this side, and the candle, the wax is inside. अच्छा, basically you will be filling the Candles, candle wax in different molds. different modes. Okay. So suppose round, it's a bowl shape, Hmm. and the wax candle is inside, Hmm. and bowl earthen touch, Hmm. and we'll do work with our पेंसिल पेंटिंग के साथ अपना काम करेंगे हम. तो Okay. ये पूरा एक तो सेगमेंट वो आप कब लॉन्च करने वाले हो? आफ्टर दिवाली. पोस्ट दिवाली. दिवाली के लिए आपको तैयारी करने के लिए कब से काम शुरू कर देते हो? दिवाली के लिए हम दिसंबर के बाद से काम, इनफैक्ट हम नवंबर से ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं. रॉ मटेरियल के मतलब ऑर्डर्स नवंबर से आप शुरू करोगे नेक्स्ट दिवाली के लिए? बिल्कुल, क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग. जब हम, अगर मुझे अगली दिवाली करनी है तो ऑर्डर्स पहले हमारे पॉटर को नवंबर में हो जाता है. जनवरी तक हमारे पास स्लॉट वाइज दिए आने लगते हैं और हम जनवरी से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. जब हम जनवरी से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तब जाके हम कहीं दिवाली पे अपने दिया सेल कर पाते हैं. तो आपकी लागत काफी फंस भी जाती होगी इस दौरान, बहुत नवंबर से लेकर आप जब आपका, क्योंकि आपका जो रिटर्न आ रहा है वो आएगा ड्यूरिंग दिवाली के बिल्कुल आसपास, उससे पहले तो आपकी काफी लागत भी हो बहुत जाती ज़्यादा, होगी. बहुत ज़्यादा लागत लगती है. तो उसके लिए आप बैंक्स का सपोर्ट लेते हो या आप अपने आप को सस्टेन कर लेते हो आप? अभी तक तो नहीं किया है, पर अभी बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने काम को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा है. और अभी तक जो भी मैंने किया है तो अपना अर्निंग के साथ जो भी मैं अर्न करती हूँ वो वापस इन्वेस्ट करती हूँ. इसी तरह से अपनी कंपनी को हमने बढ़ा के एक फैक्ट्री में, मतलब एक आर्ट को एक फैक्ट्री में कन्वर्ट किया है आज मैंने. तो अगर और बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें फंडिंग अभी कहीं ना कहीं मेजर कॉस्टिंग क्या रहती है आपकी? दियास. नहीं, आई मीन टू से मेजर कॉस्टिंग एज इन पेंट्स या फिर आपका जो दियों को जो आप बनवाते हो, जो मेकिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है. जो सैलरी है वो तो हमें बहुत हाई देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आर्टिस्ट को उसका पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो काम भी इतने इंटरेस्ट से नहीं करेगा. क्या कॉस्टिंग रहती है वैसे आपके आर्टिस्ट की? आप कितना उनको हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं. बेसिक छोटे से छोटे दिया का 5 रुपीज से लेकर के 15 to 20 रुपीज मेकिंग रहता है एक दियास का. पर दिया मेकिंग. अच्छा, आप बेसिकली पर पीस देते हो उनको या फिर आपने उनको मंथली बेसिस पे करते हैं? वो सब पर पीस काम करते हैं. और सभी आर्टिस्ट जो मेरी आर्ट लड़कियां हैं या लेडीज हैं, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है. किसी का पर डे 20 दिया का प्रोडक्शन आता है तो कोई 50 कर पाता है. तो जितना जो आई थिंक वो आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है. वो भी अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं और आपके लिए भी अच्छा है, बिकॉज जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से आप भी एक राइट अमाउंट सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए कि ये मेरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग फाइनल आएगा. बिल्कुल हम कर सकते हैं प्रोडक्शन, उस पर कॉस्ट हम तय कर पाते हैं. पेंटिंग के लिए हमारे पास परमानेंट है, जो सैलरी पे नहीं वो भी पर पीस से जाती हैं. तो जितना पेंट करती है उनका उस तरह से अमाउंट सेट होता है. मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 2-3 जो लेडीज़ हैं वो हमारी फिक्स है वहाँ पे कामगार जो हैं, जो एक मैनेज करती हैं, जो पैकेजिंग करती हैं. उसके अलावा एक और हमने रखी है जो हेल्पिंग कर सके. तो इस तरह से 4 तो परमानेंट हमारे फैक्ट्री पे लोग हैं. आप अप्रोच कैसे करते हो ये जो एग्जीबिशंस होती हैं इनको, आप इनको अप्रोच कैसे करते हो? जैसे अगर आपको एग्जीबिशन कहीं भी लगानी है, आप उनको कैसे अप्रोच करोगे कि हमें लगानी है? अभी 25 साल हो गए मुझे इस मार्केट में. तो जो इंडिया के अंदर अच्छी ब्रांड्स की जो एग्जीबिशन होती है तो मुझे जानकारी है उनके बारे में. तो वो भी बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट को चांस देते हैं. हम एक बार बात करते हैं कि आप सपोज चेन्नई में कर रहे हैं तो आई एम इंटरेस्टेड, मैं चेन्नई जाना चाहती हूँ, और उनको सुटेबल लगता है तो वो इनवाइट करते हैं. बट अभी तो ठीक है, आपकी जान पहचान बन गई है, आप जानते हैं लोगों को, तो आप उनको अप्रोच दोबारा करते हैं या फिर वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं. बट शुरू में तो आपने काफ़ी उनको कांटेक्ट किया होगा डिफरेंट सोर्सेज से. एक्चुअली कांटेक्ट जो होता है ना वो मैंने नहीं किया. सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हुई. जितने भी इवेंट्स मैंने गवर्नमेंट के किए. धीरे धीरे जब प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो जब आके कोई नया क्राफ्ट देखते हैं तो उनको भी लगता है कि ये नया क्राफ्ट हमारे साथ एसोसिएट होना चाहिए. तो वो लोग हमें अप्रोच करते हैं. तो लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप आइए हमारे साथ, आप हमारा भी इवेंट करिए. आप एक साल में कितने इवेंट्स करते हो नॉर्मली? इवेंट्स रिसेंटली तो हमने कम कर दिए हैं, लेकिन एक साल में हम 4 से 5 ही सिलेक्टेड इवेंट्स हम करते हैं. इंक्लूडिंग दिल्ली. और कहाँ पे? मुंबई में भी करते हैं आप शादी के इवेंट? मुंबई में काला घोड़ा में हम लोग सप्लाई करते हैं, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम काला घोड़ा एग्जीबिशन भी बहुत जल्दी करेंगे. खुद से करेंगे. ओके. तो जैसे आप कोई भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जीबिशन है, वहाँ पे आपको इजीली एनरोल कर लिया जाता है या फिर थोड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं? नहीं, अभी तो ड्रॉ सिस्टम आ गया है. अच्छा, ओके. तो आपको अपना नाम देना होता है. या फिर अवार्ड बेस पे भी मिलता है. चूँकि मैं अवार्डेड हूँ तो अवार्ड कैटेगरी के अंदर मेरा नंबर आता है.
यूनिक आर्ट है, कॉमन नहीं है मेरा। और अभी गवर्नमेंट अलग अलग लोगों को बुला रही हैं, जैसे महिला के लिए अलग उन्होंने सीट रखी है, ऐसे तो रिजर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो लखपति दीदी वाला? उसमें तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ इस तरह की लखपति दीदी टाइप के भी इवेंट्स है जिसमें अपने कारीगर को हम बेच सकते हैं। ओके ओके। आप किस में जाते हो जनरली? मैं जैसे स्टेट अवार्डी के लिए मास्टर क्रिएशन होता है, उसमें करा है। ट्रेड फेयर मैंने एग्जीबिशन किया है। ओके। या जो भी गवर्नमेंट के अच्छे इवेंट्स होते हैं जिसमें अच्छे बायर्स हों। जैसे गवर्नमेंट स्टेट वाइज भी तो एक कोटा रखती है ना, हर स्टेट का एक कोटा होता है, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं जी। तो तो आपको कुछ एक उसमें कुछ बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल, अगर जैसे सूरजकुंड फेयर है और उसमें महाराष्ट्र का थीम है, तो अभी अभी उस रिसेंटली इस साल है कि नहीं मुझे पता नहीं, आई थिंक लेकिन लास्ट ईयर तो शायद छत्तीसगढ़ था शायद। हाँ, तो हाँ। अगर महाराष्ट्र थीम है तो फिर बहुत चांसेस होते हैं कि मुझे वहाँ पे डेफिनेटली एग्जीबिशन मिले। ओके ओके ओके। और क्या बताना चाहेंगे हमारे कार्यकर हमारे ऑडियंस को जो कि आर्ट में अपना एक फोकस बनाना चाहते हैं, या फिर जिनको एक आर्ट का किसी आर्ट एक होता है इंसान में, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी चीज़ सामने वाले को जता पाए या बता पाए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आज की जो नई जनरेशन है, जिनको सब कुछ बहुत ही फास्ट चाहिए होता है, उनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आर्ट में कितनी पेशेंस चाहिए होती है? पैशंस तो बहुत चाहिए होते हैं, हम्म, और जर्नी इतनी आसान नहीं है अगर आपको कुछ अलग हट के करियर बनाना है। हम्म, सी कुछ अगर पेंटर्स हैं तो वो एक ग्रुप में होते हैं, अगर कोई अपना एजुकेशन किसी फाइन आर्ट से करके निकलता है तो वो एक अलग एरा होता है, एक ग्रुप होता है, वो काम करता है। चैलेंजेस मुझे ज़्यादा आए हैं अपने नए आर्ट को लेके, नए क्रिएशन को लेकर के। हम्म, और जो हार्ड वर्क के लिए रेडी रहता है उसको इस तरह के फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि हम भी घर में बहुत कंफर्टेबल उसमें माहौल में रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पता नहीं कौन सी सिचुएशन कब आ जाए। कभी कभी आपको बॉक्सेस उठाने पड़ सकते हैं, हम्म। आपको जैसे अभी बारिश आ गई थी तो हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। तो कोई भी सिचुएशन बोल के नहीं आती, और आप इतना हार्ड वर्क करने के लिए आज की जनरेशन तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रिपेयर्ड हैं। Actually, being an artist is not an easy profession to take up, बिल्कुल। to be honest. I mean, एक आर्टिस्ट को अगर आर्टिस्ट्री को अपना एक प्रोफेशन लेना है तो उसके लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए। कब लेकिन हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी हेल्प किया है लोगों को अपना एक टैलेंट को पोस्ट करने के लिए। बट फिर भी मैंने देखा है कई लोग स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं, देन फाइनली दे गिव अप बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पुश देमसेल्फ इनफ कि वो एक थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर सके। वो आपने किया, बिल्कुल। वो आपने किया। तो आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट है इस आर्ट में या किसी नहीं। भी आर्ट में? हाँ, मेरी बिटिया पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, बहुत सुंदर, और मैंने उसे कभी ब्रश भी नहीं पकड़ाया। मैं चाहती थी वो जिस तरह से उसके अंदर थॉट्स आते हैं हम्म। वो वैसा ही कुछ क्रिएट करे, और वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग करती है। मेरे बेटे को तो आर्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आपके प्रोडक्ट बहुत सुंदर हैं और हमारे इंडियन शेल्फ के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे बायर्स ने बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पूरा का पूरा जो आपका एक तरीका होता है एक प्रोडक्ट को बनाने का, कोई भी एक प्रोडक्ट। हाँ, मैं दिए पे से ही जाऊंगी। जब एक दिया बन के आता है तो वो बहुत सारी एशेस के साथ में आता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हो गया कि वो एशेस को क्लीन करना, उसको पूरे एक मलमल के कपड़े से पोंछना, साफ करना। उसके बाद उसको हम कलर करते हैं। कलर करने के बाद में उसका सेकेंड होता है कि उस पर डिज़ाइनिंग करना। डिज़ाइनिंग करने के बाद उसका पैकेजिंग करना। तो पैकेजिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे प्रोडक्ट में कि वो डैमेज ना हो, क्योंकि मोस्टली हमारे माटी के सामान है और माटी के सामान को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। इनफैक्ट जब हमारे कारीगर भी लेके जाते हैं तो हम उनको न्यूज़पेपर के साथ बहुत ही अच्छे से रोल करते हैं और बहुत अच्छे से उनको हैंडलिंग करना पड़ता है। तो ये उसको जब पूरा प्रोसेस में एक छोटी सी चीज़ को बनाने में भी इतने एफर्ट्स लगते हैं, तो बड़े प्रोडक्ट्स के साथ तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें उसका बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और डिजाइनिंग, डिजाइनिंग आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप डिजाइनिंग क्या करोगे उसके ऊपर? डिज़ाइनिंग का ऐसा है कि मुझे हर डिज़ाइन ना अधिकतर डिज़ाइन मुझे रात को ख्याल में आते हैं। मैं जो जितने भी इन्वेंशन भी हुए हैं, चाहे कोई शेप हो, कोई डिज़ाइन हो या कोई प्रोडक्ट हो, तो मुझे वो रात को दिखता है आँख बंद करने के बाद में। जितने भी इन्वेंशन किए हैं मैंने वो आधी रात को उठ के बनाए हैं,
जब मेरे पेरेंट्स जब शादी से पहले मैं बनाती थी, वो उठ के आते थे तो कुछ नया प्रोडक्ट उनको बना हुआ दिखता था और वो समझ आते थे इसने रात भर काम किया है और ये बनाया है। रात को आप बेटर काम करते हो, बिल्कुल, मैं रात को कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर सकते हो आप। मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट शायद रात को ही हाँ, बेटर काम करते हैं क्योंकि किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होता होता। है। और मेरी जर्नी इस तरह से चेंज हो गई थी। आपको मतलब सरप्राइज होगा, लेकिन जब प्रोडक्शन इनिशियल स्टार्ट किया था तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हम दोनों पूरी रात को 12 बजे से 6 बजे तक हम दोनों काम करते थे, क्योंकि उस समय कोई कारीगर नहीं था हमारे पास में। इनिशियल तो हम ही बनाते आप थे, अकेले काम करते हम अकेले काम करते थे। तो पूरी रात में काम करने के बाद में हम लोग सुबह 6 बजे वो सारा क्लीन करके हम सो जाते थे और फिर हमारा रूटीन थोड़ा लेट स्टार्ट होता था और ये सालों साल किया है हमने। क्योंकि रात को प्रोडक्शन बेटर आती है। प्रोडक्शन बेटर रहती है। कोई अगर यंग आर्टिस्ट आपके पाथ को फॉलो करना चाहे या आपकी आर्ट को अपनाना चाहे, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? आ, वो बिल्कुल कर सकता है। यंग आर्टिस्ट मेरे काम को वो शुरू कर सकता है। जैसे हमने गुरु शिष्य परंपरा भी इसलिए करी थी कि आर्ट मुझ तक ही ख़त्म न हो जाए, तो हमने और कारीगर को ट्रेंड किया और लोगों को बनाया। उनको हमने बेसिक से पूरा कलर कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मार्केट कैसा होता है, हमने हर बात उनको समझाई सिखाई। तो यंग अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो वो सीख सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। आपने अब तक कितने गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से आपने कितने लोगों को, अभी कितने यंग आर्टिस्ट को आपने ट्रेन किया अभी तक? गुरु शिष्य के अंतर्गत तो हमने करीबन 50 लोगों को किया है, लेकिन आज तक मैंने कम से कम 800 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। एक जो दिया होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जनरली दिए को कहाँ से मिट्टी ली है, कैसे मिट्टी ली है, किस जगह से वो मिट्टी आके बनता है। तो हमने दिए को इतना प्योरिटी से लिया है कि जब हम बना रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल को मिला दे रहे हैं कि उसकी प्योरिटी बनी रहे, वो शुद्ध हो जाए। हम उसको शुद्ध करने के बाद में उस दिए को बनाते हैं। और हम मैं लड़कियों को भी, अपने कारीगर को भी बोलती हूँ कि इसको बहुत ही मतलब प्यार से बनाओ तुम, इसको किसी भी चिड़ या नफरत के साथ नहीं बनाओ। तो दिया बहुत प्यार से बना हुआ है। रिसेंटली हम उसको पूरा एक ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने उसके बॉक्स भी डिज़ाइनर करे हैं और इस तरह से बनाए कि वो डैमेजेस कम से कम हो सके। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरी, आपके और अपने प्रोडक्ट्स को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। जितने प्यार से और जितनी लगन से आप लोग ये दिए बनाते हो, आई होप हमारे जो ऑडियंस हैं और जो हमारे बायर्स हैं वो भी उसको उतनी ही लगन से और उतने ही प्यार से अपने घरों में सजाएं इस दिवाली। और हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि ये शायद सिर्फ इस दिवाली नहीं, उनके अगली दिवाली में भी अच्छे ही लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।